नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पहले 2 क्लासें ले ली हैं। पहली वाली क्लास में अगर हम देखें तो हमने चर्चा करी थी सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता के निर्माता और सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद अपन ने मुख्यतः इस पर चर्चा की थी, वो है कि धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। फिर हम दूसरे पार्ट में आए। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के स्थल क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ हैं और सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। आज हमको मुख्यतः फोकस करना है सिंधु सभ्यता की कला, पतन के कारण हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव, प्राकृतिक स्वरूप कैसा कैसा रहा और सिंधु सभ्यता के सांतत्य, आध्यात्मिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन। आपको एक शब्द ये जो सांतत्य है ये परेशान थोड़ा कर सकता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है सांतत्य का, ये वो मतलब होता है कि किसी भी प्रक्रिया का धीरे 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 एक विकास टाइप का है ना, विकास। तो सिंधु सभ्यता के सांतत्य और उसका फिर जो एक प्रभाव पड़ेगा आगे के काल में उससे संबंधित। अब जब इसका अपन उत्तर देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रथम में आ या ए पेपर जो है जिसका नाम है इतिहास, है ना, जहां पर हम भारतीय इतिहास में चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कहते हैं। नाम बहुत सारे हैं जिसकी अपन ने चर्चा पहली क्लास में कर ली है। आज हम चर्चा जिसकी करेंगे उसके बारे में मुख्यतः कला होगी, उसके पतन के कारण प्रभाव होंगे, प्राकृतिक स्वरूप होगा, सांतत्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन से दोस्तों यूपीएससी में और एमपीपीएससी में तो आता ही है, खासतौर पर यूपीएससी में घुमा घुमाकर बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो भारत के इतिहास में पहली बार, लेखन कला की दृष्टि से तो हमें उसमें समझ में नहीं आता, लेकिन देखने की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से जो हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ना कुछ गुण जो आज के समय में है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए हैं। खासतौर पर धार्मिक प्रभाव और आध्यात्मिक प्रभाव, इन पर प्रश्न ज्यादा आते हैं। चलिए तो अपन चालू करते हैं। जब अपन ने सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन पढ़ा था दोस्तों, तब अपन ने इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करी थी। वो चर्चा मैंने इसीलिए की थी और वहां पर एक बार आपको इंगित भी किया था, है ना, आपको पॉइंट भी किया था कि भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में, माफ करिए धार्मिक क्षेत्र में। तो धार्मिक ही फिर उसके आगे चल के आध्यात्मिक हो जाता है। वो कैसे हो जाता है अब आप देखिए, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की कला, आर्ट ऑफ इंडो वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या यहाँ पर कला रही। कला में हम किस किस को पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लें, क्योंकि कला को पढ़ने से पहले कला को तो जान लें। कला क्या है। कला एक तरीके से मानव के मन की, है ना, एक रचनात्मक क्रियाविधि होती है जो कहीं ना कहीं लेखन के माध्यम से आएगी या फिर कोई मूर्ति बनाने के माध्यम से आएगी, चित्रकला के रूप में आ सकती है। ये मानव मन की अभिव्यक्ति होती है। आपने देखा होगा इतिहास में इस पक्ष को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, यूपीएससी में तो खास तौर पर, कि कला और संस्कृति ये मनुष्य के मन की वो अभिव्यक्तियां हैं जो व्यवहार के रूप में किसी ना किसी कार्य में परिणत हो जाती हैं। इसीलिए कला का महत्व हर एक काल में रहेगा। चाहे मौर्य कला की बात कर लें, गुप्त काल की बात कर लें तो गुप्त काल की कला हो जाएगी। इसी प्रकार से सभी प्रकार की कालें जो काल जो आएंगे उनमें जो उनकी कलाएं होंगी उन पर हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है तो उसी हिसाब से फिर कलाएं होंगी। मूर्ति मिली है तो भैया मूर्ति कला हो जाएगी। मोहर निर्माण कला, भारी मात्रा में मोहर मिल रही है, सबसे ज्यादा तो जो मिट्टी की है उनकी मोहर मिल रही है। इसके अलावा सोने की, चांदी की, तांबे की, कांसे की मोहर मिल रही है। चित्रकला पर ध्यान देंगे। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो भी प्राप्त हुआ है। नक्काशी की कला। अब भैया नक्काशी क्या है, तो पहले नक्काशी को जान लें। जब तक हम नक्काशी को नहीं जानेंगे तो लिखेंगे कैसे उसके बारे में। तो नक्काशी का अर्थ होता है कि किसी भी नुकीले पदार्थ से पत्थर को या मिट्टी को या कुछ ऐसी चीज बनाई गई है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब उन पर खोद खोद के चित्रों को बनाना, यही कहलाता है नक्काशी। क्या कहलाता है, नक्काशी। इसी में एक शब्द और आता है, वहां पर घबराइएगा बिल्कुल नहीं, उसको कहते हैं पच्चीकारी। क्या बोलते हैं, पच्चीकारी। अब ये पच्चीकारी क्या है भैया, पच्चीकारी का मतलब होता है कि वो जो खोद खोद के चित्र बनाए हैं, फूलों नुमा या एक कोई पत्ती नुमा बनाए हैं, कोई डिजाइन बनाई है, उसमें छोटे छोटे रत्न को भर देना और इस तरीके से भरना कि उन रत्नों के बीच में भी कोई गैप नहीं आए।
ये कहलाता है पच्चीकारी। इसी को पित्रोधुरा भी कहा जाता है, जिसका मुगल काल में विशेष महत्व हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर पच्चीकारी को आप समझ गए हैं। तो पच्चीकारी के साक्ष्य भी मिले हैं, तो कहीं कहीं पर नक्काशी के साथ पच्चीकारी भी आती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर आएंगे धातु कला पे। धातु कला से मतलब है कि जो धातु है उसको पिघलाकर अनेक प्रकार के औजार बनाना, साथ साथ में धातुओं को मिक्स करके एक दूसरी धातु को बना देना। जैसे कि तांबे को और टिन को मिक्स कर कर वो लोग कांसा बना रहे हैं। इसी कारण तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, क्योंकि कांसे का प्रयोग हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ही तो है एक तरीके से। ये उन लोगों ने देखा होगा, अब उनमें से कोई एक महान व्यक्ति रहे होंगे, उन लोगों ने मिलाया होगा, फिर उन्होंने देखा कि एक तीसरी धातु बन गई जो कि कांसा है ना। इस तरीके से धातु कला। संगीत नृत्य कला, इसको आप जानते ही हैं। गुड़िया निर्माण कला, गुड़िया से मतलब है जो उनकी मूर्तियां हैं उनमें गुड़िया है ना, तो गुड़िया भी आप जानते हैं। और लेखन कला, लेखन कला को तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो लेखन कला है। और यहाँ की जो लेखन कला है इस पर विशेष तौर पर प्रश्न आते हैं। वहां देखेंगे कि प्री में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उन पर भी फोकस करेंगे। और लेखन कला पे यदि मुख्य उत्तर परीक्षा में आ गया प्रश्न तो उसको कैसे लिखना है वो देखेंगे। अब आते हैं मूर्ति कला पे। दोस्तों, कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किया कि मैं इनको पढ़ाते समय आपको ये सब लिखवा देता हूं, साथ साथ में मैं बताता भी हूं, लेकिन मैं जो बताता हूं वो ज्यादा चीजें होती हैं और यहाँ जो लिखा हुआ होता है वो थोड़ा कम होता है। कारण उसका ये है दोस्तों, अब आप समझिए, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ जो ये जो लिखा हुआ होता है, ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं सामने, ये लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप मेरी जो भाषा है, जो व्यवहारिक भाषा है, जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, उसको समझने के बाद इसी की तरह लिखें, क्योंकि आपको उत्तर लेखन किताबी भाषा में ही करना होगा, है ना। और जो प्री के लिए आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं यहां से आप लोगों को बताता जाता हूं। तो यहां पर जो लिखा हुआ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका मुख्य कारण यही है कि आप लेखन कला की दृष्टि से, व्यवहारिक रूप से तो हम समझ गए अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है, पर किताब की अपनी एक अलग भाषा होती है। आप लोगों ने गौर किया होगा, बीच बीच में जब शब्द आते हैं तो उन शब्दों का मैं मतलब बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको सांतत्य का मतलब बताया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका बीच बीच में मतलब बताता हूं। वो इसीलिए बताता हूं ताकि आप अपने दिमाग में उसको अच्छे से समझ लें, रख लें, बार बार उनका प्रयोग करें। प्रयोग करेंगे तो आपकी लेखनी में वो आ जाएगा, क्योंकि उत्तर लेखन हमको किताबी भाषा में ही करना है। डायरेक्ट हम अपनी भाषा में थोड़ी ना कर पाएंगे, उसको जमाना है ना सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि किसी के सामने परोस रहे हैं, इसीलिए। चलिए अब मूर्ति कला पद से चालू करते हैं। सिंधु निवासी मूर्ति कला में बड़े निपुण थे। एक शब्द ये आ गया, निपुण का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज में पारंगत थे, अच्छे खासे थे, ज्ञाता थे। तो ये सब पर्यायवाची हैं दोस्तों, शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है, यहाँ पर निपुण शब्द ज्यादा सही है, तो यहाँ पर निपुण शब्द का प्रयोग किया। मूर्तियां चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, साधारण पत्थर, लाल पत्थर, सोना चांदी, पीतल, तांबा आदि की बनाई जाती थी। मूर्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती थी। अब वो दो प्रकार कौन थे? एक तो मूर्ति ऐसी थी जो पूजा के लिए थी, और एक नॉर्मल उसी के रूप में थी। तो पूजा के रूप में और एक नॉर्मल यानी प्राकृतिक रूप में। अब कैसी है देखिए। धार्मिक महत्व वाली मूर्तियां जिनमें देवी देवताओं, उपासिकाओं आदि की मूर्तियां होती थीं। सामान्य मूर्तियां जिन पर पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, यानी जो प्राकृतिक है, नॉर्मल, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल जैसी हैं, तो उनने मनुष्य बना दिए, पशु पक्षी, गेंडा, शेर, इस तरीके की उन्होंने बता दी। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र वाली थी, धार्मिक महत्व वाली थी, तो उनमें देवी देवता बन गए। जैसे पशुपति की जो हमें मुहर मिली है एक उस तरीके से है ना। बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हैं, तो वो अलग टाइप की, तो दो प्रकार की। जैसे उपासिकाओं की हो गई, उपासिकाओं के साथ में देवदासियों की भी है। एक मूर्ति मिली है जिसकी हमने चर्चा की थी, जो अपने सिर पर क्या रखे हुए है? खाद्यान्न रखे हुए है। तो खाद्यान्न से हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है ये देवदासी की मूर्ति रही हो। देवदासी और उपासिकाओं, खासतौर पर देवदासियों का कंसेप्ट दोस्तों अभी कुछ समय के पश्चात आएगा, जब हम बुद्ध काल में आएंगे। और बुद्ध काल को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब बुद्ध काल अपने चरम पर होगा और धीरे धीरे उसका पतन होगा, तब वहां पर इनका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, हड़प्पा से पत्थर की बनी हुई दो मूर्ति प्राप्त हुई है। सुनिएगा ध्यान से, अब यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, वो कांसा है। यहाँ पर पत्थर की बनी हुई दो मूर्ति मिली है। एक तो लाल पत्थर है जो मानव निर्मित मूर्ति है, जिसकी मूर्ति में अगर देखा जाए तो शरीर के अंग अत्यंत सजीव और स्वाभाविक हैं। कितने अच्छे शब्द हैं, सजीव और स्वाभाविक। इन दोनों शब्दों में हमने मूर्ति की पूरी विशेषता बता दी कि सजीव यानी देखने में ऐसा लगता है जैसे जिंदा है, और स्वाभाविक का मतलब जैसे एस्टिज रूप होता है उसी तरीके से। तो सजीव और स्वाभाविक है। दूसरी मूर्ति नर्तक की प्रतीत होती है, यानी डांस करते हुए किसी व्यक्ति की।
होती है। यह काले पत्थर की बनी हुई है, क्लियर, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का विन्यास आकर्षक है। शरीर के विभिन्न अंग, हाथ होंगे, पैर होंगे, इनका विन्यास बहुत गजब है, लगता है कि हाँ भैया ये मूर्ति है, एकदम सही जैसी दिख रही है, इस तरीके की। अब सिंधु प्रदेश की खुदाई में धातु की बनी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में आ गई, देखिए, कांसे की बनी हुई एक कुबड़ बैल की मूर्ति मिली है जो बड़ी चित्ताकर्षक है। आपने थंबनेल पर देखा होगा, वही कुबड़ वाला बैल है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई एक लड़की की मूर्ति मिली है जो नृत्य के हाव भाव को स्पष्ट करती है। इस मूर्ति में अंगों का विन्यास सुंदर रूप से हुआ है। कला की हम जब भी बात करेंगे तो अंगों का विन्यास, इस शब्द का प्रयोग जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने कल वाले जो वीडियो था या कल वाली जो क्लास थी उसमें बताया था कि ये कहां से मिल रही है। कांसे की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, दोनों ही एचआर क्षेत्र से मिल रही हैं। एचआर क्षेत्र से, दो क्षेत्रों में बांटा था, एचआर क्षेत्र और डी के क्षेत्र। तो एचआर क्षेत्र से मिल रही है, जो कहां का है, मोहनजोदड़ो का है। और मोहनजोदड़ो में भी यदि देखा जाए दोस्तों तो उसके पूर्वी टीले का है। किसका है, पूर्वी टीले का, क्लियर। चलिए, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं, ये कथन है दोस्तों, इन कथनों को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप कथन लिखते हैं तो आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी कह रहे हैं कि यह मूर्ति बनावट में ऐतिहासिक काल की किसी भी मूर्ति से अधिक उत्कृष्ट है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक काल में, आज के काल में अगर तुलना करेंगे तो नहीं कह पाएंगे भाई, आज तो बहुत ही उत्कृष्ट बन जाती हैं, टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं हम, तो इसीलिए शब्द उन्होंने क्या लगा दिया, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की सभी मूर्तियों में अधिक उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट शब्द को भी ध्यान रखना, ठीक है। दैमाबाद से कांसे की बनी एक रथ की मूर्ति मिली है जो बड़ी आकर्षक है। दैमाबाद से ही कांसे का हाथी है, गेंडा है, भैंस की मूर्तियां मिली हैं जो बड़ी सजीव एवं आकर्षक हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। ये बहुत मिली हैं मिट्टी की मूर्तियां, खासतौर पर उस पर मातृ देवी की मूर्तियां तो सबसे ज्यादा हैं। तभी तो हमने मातृ सत्रात्मक कहा कि ये जो समाज है वो मातृ सत्रात्मक है। इनमें कुबड़ बैल की मूर्तियां बहुत अधिक हैं। अन्य पशुओं की मूर्तियों में कुत्ते हैं, हाथी है, सुअर है, बंदर है आदि की मूर्तियां हैं। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली हैं जो बड़ी सुंदर हैं। क्या क्या नहीं मिला है, घोड़ा नहीं मिला, बैल नहीं, घोड़ा नहीं मिला और गाय नहीं मिली, किंतु गाय वहां थी, इसलिए क्योंकि बैल है। बैल का अस्तित्व बिना गाय के नहीं हो सकता और गाय का अस्तित्व बिना बैल के नहीं हो सकता। ये तो सृष्टि में सृजनात्मक नियम है कि एक तभी होगा जब दोनों होंगे, है ना। लेकिन चूंकि गाय वहां इतनी ना शायद पूजनीय नहीं थी या इतनी महत्व की नहीं थी, इनका महत्व गाय का बढ़ता है वैदिक काल में। जब हम वैदिक काल में आएंगे, इसके बाद ही आने वाले हैं, वहां पर गाय का जो महत्व है वो चरमोत्कर्ष पे है। गाय सभी चीजों का माध्यम हो जाएगी, वहां वस्तु विनिमय का माध्यम। गाय लो चावल दो, गाय लो गेहूं लो, गाय दो और मूर्ति लो, गाय वहां पर धन हो जाती है। पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ बैल महत्वपूर्ण है, खासतौर पर कुबड़ वाला सांड। वो नंदी बाबा जो आपने देखे होंगे, आपके घर में भी आ जाते होंगे, उनके कान में अपन पूछो कि भैया इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, तो सिर हिला देते हैं, फिर आप उनको कुछ पैसे दे देते हो, वही नंदी बाबा हैं। हर बार वो अपना सिर हिला ही देते हैं, फिर सिलेक्शन वह होता ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मोहर निर्माण कला, सिंधु निवासी मोहर निर्माण कला में निपुण थे। मोहर का मतलब बहुत सारे लोग पैसे से समझते हैं, ये पैसे या रुपए या सिक्के वगैरह नहीं है। मोहर दरअसल जो होती है वो किसी देश की एक तरीके का एक चिन्ह होता है ना। जैसे कि हम जब मौर्य काल में आएंगे तो वहां की मोहर में गढ़ों का चिन्ह है, तो वो एक चिन्ह टाइप का होता है और वो अलग अलग आकार में हुआ करती हैं। तो मेसोपोटामिया की भी भारत से मिली हैं और भारत की मेसोपोटामिया में भी मिली हुई हैं। तो जो मेसोपोटामिया की भारत में मिली हुई हैं, उन्हीं में इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मेलुहा प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, सिंधु निवासी मोहर निर्माण कला में निपुण थे। अधिकांश मोहर जो है वो सेलखेड़ी की, सेलखेड़ी का मतलब कच्ची मिट्टी को पका दिया, टेराकोटा हो गई, वही सेलखेड़ी से बनी है। मिट्टी की मोहर भी पर्याप्त संख्या में मिली है। यह मोहर जो है वो है वर्गाकार। इस पर ध्यान रखना, एक प्रश्न आता है, कई बार आया है ये प्रश्न। तो मोहर कैसी है, वर्गाकार। वर्गाकार में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक बन गया। फिर है आयताकार, आयताकार में आमने सामने की बराबर हो जाती हैं। फिर है घनाकार, तो घनाकार में इस तरीके से हो जाता है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये हो गई घनाकार। और गोल है, परंतु मुख्यतः वर्गाकार या चौकोर मोहर ही लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब है ज्यादा मात्रा में वर्गाकार मिली है और चौकोर वाली मिली हुई है, ठीक है। एक बात याद रखना, बेलनाकार नहीं मिली, इस तरीके से बेलनाकार नहीं। और जो मिली है वो मेसोपोटामिया की है। कहाँ की है, मेसोपोटामिया की।
प्रश्न आता है, प्री में खासतौर पर आता है प्रश्न कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता से इनमें से कौन सी मोहर नहीं मिली। तो जो बेलनाकार होगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। कंसेप्ट तो समझ गए, घुमा के कैसा भी आ जाए, बेलनाकार सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। परंतु मुख्यता हो गया। अब देखिए, मोहरों पर अनेक पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। इन पर मुख्यतः बैल है, गेंडा है, हाथी है, बारहसिंगा आदि के चित्र बने हुए हैं। चित्र क्या दर्शा रहे हैं? चित्र दर्शा रहे हैं कि वहां पर है, तभी तो है, तभी तो उन्होंने बनाया। एक और मैं बात बता दूं मनोविज्ञान की आपको दोस्तों, हमारा दिमाग कोई भी चित्र अपने आप नहीं बना सकता, उसको चित्र बनाने के लिए देखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम सपना देखते हैं तो सपने में वही चीज आपके सामने आएगी जो आपने कभी पहले देख रखी होगी। ऐसी कोई भी चीज सपने में नहीं आती जिसको आपने कभी नहीं देखा। यानी कि मनुष्य का जो मन है वो अपने मन से कोई अलग चीज नहीं बना सकता। मतलब अपने दिमाग में किसी का भी चित्र अपने मन से ऐसा नहीं बना सकता कि वो कोई डिफरेंट सा बना दे, उसी के जैसा बना सकता है। कॉपी हो सकती है पर डिफरेंट नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब जो उसने देखा वही बना दिया। तो यहाँ पर उनको बैल दिखे, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, तो उन्होंने बना दिए। यहां से ये होता है कि भैया उस समय रहे होंगे। सिंधु सभ्यता की मोहरों में से दो मोहरें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति अंकित है, अपन ने चर्चा करी थी, जो पशुओं से घिरे हुए हैं। नीचे अगर देखा जाए तो दो हिरन थे और चार जो थे वो उनके अगल बगल में थे। टोटल 6 हो गए थे, टाइप ऑफ में 5 हुए थे। दूसरी जो प्रसिद्ध मोहर है उस पर कुबड़दार बैल है, वही कुबड़ वाला सांड है। कुछ मोहरों पर लेख मिले हैं जिससे सिंधु निवासियों की लिखाई के बारे में जानकारी मिलती है। ये पर्याप्त है दोस्तों मोहरों के लिए। ठीक है, हालांकि जब आपके लिए उत्तर लेखन में आएगा, इतनी अपन ने जानकारियां दे दी हैं, तो आप मोहर निर्माण कला में ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें ही लेंगे, 3 या 2 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं लेना है। 2 या 3 लाइनों में ही सब कुछ लिख देना है। इसलिए क्योंकि यदि आपने ज्यादा लिया तो दूसरी चीजों में कम हो जाएगा। मान लीजिए आ जाता है कि भैया कला को बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की कला को समझाइए, ऐसा आ जाता है। सरल सा प्रश्न है, तो आप सभी चीजों को उठाएंगे ना, यहां से आप सभी चीजों को उठाएंगे, ये सब उठाएंगे, मूर्ति कला, निर्माण कला, चित्रकला, तो सभी में 2-2 लाइनें ही लिखना है, क्योंकि अब हमारे पास में शब्दों की कमी है और जगह भी कम है। ठीक, वो कैसे लिखना है फिर अपन चर्चा करेंगे। चलिए, मोहर निर्माण कला हो गया। चित्रकला को देख लेते हैं। सिंधु निवासी चित्रकला में भी निपुण थे। खुदाई में मिले अनेक बर्तन तथा मोहरों पर जो चित्र बने हुए हैं वह अत्यंत सजीव और स्वाभाविक हैं। सांड तथा बैल के चित्र बड़े चित्ताकर्षक हैं। अनेक मोहरों पर बैल, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, देखिए 4-4 आ रहे हैं, आदि पशुओं का चित्रण अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। थंबनेल पर देखेंगे तो एक वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, मटका, उसी में ये सब चीजें हैं। इनमें एक शक्तिशाली सांड और कुबड़दार बैल का चित्रांकन अत्यंत सजीव है। पशुओं का सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण यहाँ के कलाकारों की कुशलता का परिचायक है। किसकी कुशलता का? क्या है? परिचायक। यानी कि उनकी कुशलता का परिचायक कौन बता रहा है? ये जो स्वाभाविक और सजीव चित्रण उन्होंने बनाए हुए हैं। तो लास्ट वाली लाइन ने इन सब चीजों को पूरी तरीके से सिस्टमैटिक कर दिया। लास्ट वाली जो लाइन है, इस तरीके की लाइनों को आप मन में सीखें और कहीं ना कहीं प्रयोग करें। बोल चालने में ही कर लें, 3-4 बार बोल लें, इसके लिए एक जगह कहीं पर लिख लें, फिर कोई चीज आए तो वहां लिख लें, है ना, एकदम बिल्कुल घुस जाएं उसमें, तब जाके फिर गजब का लेखन कला आती है ना। लेखन कला को यदि दुरुस्त करना हो दोस्तों तो जैसा मैं बताता हूं वैसे ही करते चलें। शब्दों को जैसे पढ़ेंगे तो शब्द तो आपको मिलने ही वाले हैं। एनसीईआरटी में बहुत शब्द मिलेंगे। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। शब्दों का प्रयोग उन्होंने कैसे किया है और आप कहाँ कर सकते हैं, करने लगिए। और मैं आपको कह रहा हूं, एक शब्द का प्रयोग यदि आपने 3 से 4 बार अलग अलग जगह पे कर लिया तो वो शब्द आपकी लेखन कला में अपने आप आ जाएगा। फिर आप देखिएगा 4 से 5 महीने बाद इतनी गजब की लेखन कला हो जाएगी, अपने आप शब्द निकलेंगे। और लेखन कला तो ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि वो आपके बोलने पर झलकेंगी। जैसे ही आप बोलेंगे तो अपने आप वो शब्द निकलेंगे। ठीक, आगे चले। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। सिंधु प्रदेश में मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। ये चक्र है या इसको चाक भी बोल देते हैं, वैसे इसका सही नाम दोस्तों चाक होता है, पर चूंकि ऐसा घूमता है तो इसलिए इसको चक्र भी कह देते हैं। बनाए जाते थे तथा उन्हें भट्टियों पर पकाया जाता था। कभी कभी मिट्टी के बर्तन पर एक प्रकार का रोगन या चमकीली पॉलिश की जाती थी। बर्तन के ऊपर अनेक प्रकार का अलंकरण भी मिलता है। अधिकांश बर्तन पर पशु पक्षियों के चित्र हैं। मिट्टी के बर्तन लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं। नक्काशी की कला।
सिंधु निवासी नक्काशी की कला में बड़े निपुण थे। खुदाई में जो धातु और बर्तन और मोहरें मिली हैं, उन पर खुदाई या पच्चीकारी का बहुत सुंदर काम किया हुआ है। अनेक मोहरों पर सांड, गेंडा, हाथी आदि के चित्र खुदे हुए हैं। जहां खोद कर बनाए जाते हैं वही नक्काशी की कला है। पच्चीकारी का मतलब जो खुदी हुई जगह है वहां पर रत्नों से धीरे धीरे करके उनको भर देना। धातु कला, सिंधु निवासी विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें सांचों में डालकर कई प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। यह लोग सोना, चांदी तथा तांबे के सुंदर आभूषण बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस चीज से बहुत अच्छे से परिचित थे कि लोहे को माफ करिए, लोहा शब्द नहीं है, लोहा आएगा वैदिक काल में। धातुओं को गलाकर उनसे चीजें बनाई जा सकती हैं। हमने देखा था हड़प्पा में, आपने देखा था कि नहीं, जहां पर चबूतरे मिले हैं और 12 अन्नागार मिले हुए हैं, श्रमिक आवास मिले हुए हैं, वहीं पर ताम्र भट्टियां भी मिली हुई हैं। इन्हीं ताम्र भट्टियों में जो धातु है उसको गलाकर बहुत सारे औजार बनाए जाते थे। कहाँ मिली हैं? यहां पर मैं बता दूं आपको, हड़प्पा में। क्या है? ताम्र भट्टी। ताम्र भट्टी, ये सब आप बार बार दोहराओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। संगीत नृत्य कला, सिंधु निवासी संगीत तथा नृत्य कला से परिचित थे। संगीत संबंधी अनेक उपकरण जैसे तबला, ढोल आदि भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। गुड़िया निर्माण की कला, सिंधु निवासी गुड़िया निर्माण कला में निपुण थे। यह लोग मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, सोना, चांदी आदि की गुड़िया बनाया करते थे। आपने देखा हर कहीं पर क्या क्या चीजें प्रयोग हुई, कुछ चीजें कॉमन है दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, इसके अलावा हाथी दांत, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब कॉमन है, हर चीज में आ रही है, तो ये भी अपने साथ में जोड़ लीजिए। लेखन कला भैया, इससे प्रश्न तो आते ही हैं। अब सुनिए, सिंधु निवासी लेखन कला से भी परिचित थे। हम पढ़ नहीं पाए हैं, ये अलग बात है। विद्वानों ने बहुत कोशिश की पर नहीं समझ पाए। कोई इसको द्रविड़ शैली कह देता है, कोई कह देता है कि ये ब्राह्मी लिपि है ना, पर इनको हम समझ नहीं पाए। यदि ब्राह्मणी लिपि होती तो हम समझ जाते, पर वो है नहीं, कह देते हैं उसके जैसी है ना, पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। खुदाई में अनेक मोहरें प्राप्त हुई जिन पर कुछ लिखा हुआ है। विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के लगभग 2500 से अधिक अभिलेख इस समय उपलब्ध हैं। सोचिए कितने अभिलेख हैं, 2500 से अधिक। अगर पढ़ लें तो हमको कितनी जानकारी मिल जाएगी। और यह प्रायः मोहरों पर मिलते हैं। दुर्भाग्यवश इस लिपि को पढ़ने के विद्वानों के सभी प्रयास विफल रहे। एक समय पे तो इनाम रख दिया गया था कि जौन इस कला को समझ पाएगा, पढ़ के सही सही बता पाएगा, तो उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा, पर लोग पढ़ ही नहीं पाए। फादर हैरास जो हैं वो सिंधु लिपि को द्रविड़ भाषा मानते हैं। क्लियर? ये आता है प्रश्न, फादर हैरास वो कहते हैं नहीं भैया द्रविड़ भाषा है। फिनलैंड के जो विद्वान है आस्को पारपुला ने भी सिंधु लिपि को द्रविड़ लिपि मान लिया। प्राणनाथ बोलते हैं, या प्राणनाथ के अनुसार सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि। अभी इस ब्राह्मणी लिपि का जो प्रयोग है मौर्य काल में बहुत अच्छे से होगा। मौर्य काल में जो अशोक के स्तंभ लेख मिलेंगे वो अधिकतम ब्राह्मणी लिपि में ही लिखे गए हैं। हंटर के अनुसार सिंधु लिपि एक विशिष्ट लिपि है जो एलम और सुमेर की लिपियों से सामान्य रखती है या उसके समान है। ठीक है। अनेक विद्वानों के अनुसार सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। इसको हम ज्यादातर मानते हैं, भाव चित्रात्मक, यानी भाव के माध्यम से देख लिया, कुछ बना हुआ है, भाव बन गया, उसी के अनुसार आप उसको समझने का प्रयास करें। भाव और चित्र, तो इसीलिए इसको भाव चित्रात्मक कहा गया है। इस प्रकार की लिपि में अक्षर सूचक एक चिन्ह, यानी कि मान लीजिए ये मछली बनी हुई है, इस प्रकार से ये मछली बनी हुई है, तो ये जो मछली बनी हुई है वहां पर इस तरीके के चित्र बने हुए हैं, तो मछली बनी है। अब ये जो मछली बनी है तो इससे एक कहीं ना कहीं हम अंदाज लगा लेंगे, है ना। तो अक्षर सूचक एक चिन्ह एक अक्षर का घोतक होता है, इस तरीके से। तो यही एक अक्षर हो गया, जैसे मछली बन गई तो एक अक्षर हो गया, फिर उन्होंने कुछ और बना दिया ऐसा यू आकार। इन दोनों का महत्व, इसीलिए इन दोनों का चित्र मैंने बनाया है। अभी बताऊंगा क्या महत्व है। घोतक है। अभी तक सिंधु लिपि के लगभग 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। कुछ लोग कहेंगे सर 400 आता है, बिल्कुल आता है। तो 400 या 419 दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 400 आएगा या 419 आएगा, तो दोनों में से एक लगा देना आप। कुछ विद्वानों का मत है कि यह लिपि दाहिने ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। कुछ ऐसी लिखावटें भी मिलती हैं जिसमें पहली पंक्ति तो दाहिने से बाएं है परंतु दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, यानी कि पहले उन्होंने ऐसा लिख दिया, फिर उसके बाद उन्होंने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से है। इस प्रकार की लिखावट को ब्रस्त्रोफेदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रस्त्रोफेदन। अब याद रखिएगा यहां पर 64 मूल चिन्ह है, इसको लिख लीजिए। 64 मूल चिन्ह है। मूल चिन्ह का मतलब है कि इन चिन्हों का बार बार प्रयोग किया गया है।
अगर जानवरों में किसी चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो वो मछली है सर्वाधिक बार। किस बार? सर्वाधिक बार। मतलब जब हम देखते हैं तो सर्वाधिक बार मछली दिखती है। और किसी चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो वो अंग्रेजी का यू आकार है। अंग्रेजी का यू आकार या अंग्रेजी के यू आकार के समान, इसको ये ज्यादा कहना उचित होगा, आकार के समान। तीन ये वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखना। 64 मूल चिन्ह है, टोटल 400 से 419 मिले हुए हैं। 419 अपडेट होके आ गया है, शायद कुछ लोग 400 ही माने। दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। और सर्वाधिक अगर देखा जाए तो मछली के हैं, और इसके बाद में अंग्रेजी का जो यू आकार है ये सर्वाधिक है। ठीक, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि लेखन कला चूंकि है नहीं तो अच्छे से अनुमान नहीं लग पा रहा है कि क्या कोई आक्रमण हुआ है, कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, कि नदियों ने मार्ग बदल लिया, कि नदियों में बाढ़ आ गई, कि भूकंप हो गया, कि एकदम से देखा जाए तो सूखा पड़ गया। बहुत सारे कारण हैं, सब अपने अपने कारण, कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, बहुत सारे कारण हैं। पर लेखन कला नहीं है तो अच्छे से स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं और इससे प्रश्न भी आता है, तो हमें सभी को देखना है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का सूख जाना, बाढ़ों का प्रकोप, भूकंप, संक्रामक रोग, प्रशासनिक शिथिलता, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, नदियों के मार्ग में परिवर्तन या नदियों का मार्ग परिवर्तन, आर्द्रता की कमी यानी नमी की कमी। जलवायु परिवर्तन, कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने से अनेक बस्तियां उजड़ गईं, लोग बर्बाद हो गए। डॉक्टर राजबली पांडे कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी के मार्ग बदलने से यह सभ्यता इस क्षेत्र में समाप्त हो गई। प्रारंभ में सिंधु प्रदेश हरे भरे मैदान, सघन वनों तथा नदियों से परिपूर्ण था, परंतु कालांतर में जलवायु शुष्क होती चली गई, जिससे पृथ्वी की हरियाली तथा वनों का सफाया होने लगा। यह है जलवायु परिवर्तन। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर राजबली पांडे। पर्यावरण का सूख जाना, ये क्या है? अब सूखा कैसे पर्यावरण? तो उस पे कारण है, तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए ईंट पकाने के लिए, क्योंकि वहां पर ईंटें पकाई जा रही हैं तभी तो पक्की ईंटें मिल रही हैं, और तांबे और जो कांसा है इनके उत्पादन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो तांबे को गला रहे हैं और तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बना रहे हैं, तो आग की जरूरत पड़ेगी। और आग की जरूरत के लिए मुख्यतः वहां पर ईंधन क्या है? पेट्रोल हो गया क्या? डीजल हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो वहां पर अभी लकड़ी ही है, तो लकड़ी को काटेंगे, जलाएंगे। तो भैया होगा क्या कि अन्य कार्यों के लिए, घर में खाना भी लकड़ियों से ही बनेगा। सिंधु निवासी बहुत अधिक लकड़ी जलाते थे, जिससे आसपास के क्षेत्र के जंगल तथा वन नष्ट हो गए और भूमि में नमी की कमी हो गई। इस कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन इन कारणों को उचित नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के जो निवासी हैं वो क्रमशः नदियों के किनारे हैं, और अगर देखा जाए तो जो पेड़ रहे होंगे, पेड़ तो बहुत सारी जगह पर रहे होंगे, वन भी रहे होंगे, तो यदि वो आसपास के पेड़ों का उपयोग भी कर रहे हैं तो इस तरीके से वो पूरी लकड़ियों को थोड़ी ना जला देंगे। तो ये भी कारण नहीं माना जाता, पर कुछ विद्वान कहते हैं। बाढ़ों का प्रकोप, कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी की बाढ़ इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। ये कह रहे हैं डॉक्टर दीनानाथ वर्मा। सिंधु सभ्यता के विनाश का एक अन्य कारण सिंधु नदी की बाढ़ रही होगी। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई से यह प्रतीत होता है कि यह नगर 7 बार बसा और उजड़ा था। यानी कि जब मोहनजोदड़ो को खोदते हैं तो उसी प्रकार के घर 7 बार हमको दिखते हैं, एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है बाढ़ आती रही हो, फिर बाढ़ चली गई तो फिर उन्होंने उसी के ऊपर अपना घर बना लिया, फिर बाढ़ आई, फिर उसके बाद चली गई, फिर उन्होंने घर बना लिया। इस तरीके से मिला है। ये कह कौन रहे हैं? डॉक्टर दीनानाथ वर्मा। भूकंप, कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। कुछ कह रहे हैं कि भैया भूकंप आ गया होगा। संक्रामक रोग, कुछ विद्वानों का विचार है कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया अथवा किसी अन्य संक्रामक रोग के बड़े पैमाने पर फैलने से हुआ। आपने देखा, जब हमने चर्चा की थी तो मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, पर फिर भी मृतकों का उसको टीला कहा जाता है। कारण यह है कि वहां पर बहुत सारे शव मिले थे, कोई विशेष तौर पर कब्रिस्तान नहीं मिला था। लेकिन वहां पर जो 37 कब्रें हमको मिली, 37 जो कंकाल मिले हैं, नरकंकाल, कैनेडी ये कहता है कि ये मलेरिया से मरे हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि संक्रामक रोग से मर गए। पर इतनी बड़ी सभ्यता का मात्र संक्रामक रोग से मर जाना, क्या आप इस मत से मान्य करेंगे? कि आप इस मत को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये भी मत फेल हो जाता है, इसको नहीं माना जाता। लेकिन उन्होंने चूंकि दिया है, इतिहासकार है, कैनेडी नाम आता है, याद रखिएगा, कैनेडी में, ठीक है, कैनेडी। अब प्रशासनिक शिथिलता, ये कौन कह रही है? ये कह रही है रोमिला थापर जैसे विद्वान का विचार है। आप अगर इतिहास को देखेंगे तो रोमिला थापर के जो बयान होते हैं वो अलग टाइप से होते हैं दोस्तों।
ये कह रही हैं कि शासन का अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा, मकान बनाते समय सड़कों एवं नालियों का अतिक्रमण होने लगा, अतः प्रशासनिक शिथिलता के कारण जनता में असंतोष व्याप्त था और ये सभ्यता का पतन हो गया। ये कोई कारण कोई समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी ठीक है, उनकी अपनी सोच है। विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का विचार है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया होगा। संभवतः ये आक्रमणकारी लोग आर्य लोग थे। डॉक्टर सुशील माधव पाठक लिखते हैं कि आर्य जैसी शूरवीर एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण से सिंधु सभ्यता का विनाश संभव हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से। पिगट और व्हीलर भी कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्य सिंधु निवासियों की अपेक्षा अधिक कुशल योद्धा थे, परंतु यह मत मान्य नहीं। सिंधु सभ्यता एवं आर्य काल में भिन्नता है। 1750 ईसा पूर्व में ये जो सभ्यता है पतित हो रही है। 1000 ईसा पूर्व में कहीं ना कहीं जो वैदिक सभ्यता है वो अपना आ रही है। 1500 से लेकर जो 1000 है, क्योंकि एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है, तो दोनों के कालों में एक तो बहुत ज्यादा भिन्नता है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ऋग्वेद से भी हमको कुछ ऐसा मिलता नहीं कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता हो। वहां कुछ शब्दों का बस प्रयोग किया गया है, जैसे कि हड़प्पा के लिए एक शब्द आया हुआ है हरी यूपिया, हरी यूपिया। तो उन्होंने वो स्थान बताया है कि भैया ये स्थान है, पर ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो ये मत भी मान्य नहीं होता। ठीक। प्राकृतिक कारण। डेल्स महोदय का मानना है कि समुद्र तटीय भूमि का सतत ऊपर उठना, नदियों की लाई हुई मिट्टी के जमाव से उनके मुहानों का विरुद्ध होना और स्थान स्थान पर नदियों के द्वारा रेत का जमा किया जाना, ये थोड़ा बहुत मान्य हो सकता है। इन प्राकृतिक कारणों से हड़प्पा सभ्यता के नगरों को समुद्र तट से दूर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप हड़प्पा नगर का जो व्यापार है वो टूटने लगा। इससे इन नगरों की संपन्नता नष्ट हो गई और लोग आजीविका की तलाश में दूसरे स्थान चले गए। ऐसा हो सकता है क्योंकि इनकी जो समृद्धि का आधार है वो आर्थिक आधार है। आर्थिक आधार जो है वो व्यापार है। व्यापार ही जब टूट जाएगा तो फिर रहकर क्या करेंगे? क्योंकि व्यक्ति को जब विलासी जीवन, विलासी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक संपन्न जीवन, विलासी नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, याद रखिएगा। सिर्फ चहुंदड़ों से हमको ऐसी कुछ चीजें मिल रही, माफ करिए, बनवाली से कुछ चीजें ऐसी मिल रही हैं जहां ऐसा लगता है ना, बाकी और ऐसा नहीं है। तो अब चूंकि जिनको व्यापार की या धन कमाने की आदत पड़ जाती है और धन जब वहां नहीं मिलता है तो हो सकता है वो लोग दूर चले गए हों। तो ये प्राकृतिक कारण डेल्स महोदय हैं। एक चीज और कहते हैं, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। डेल्स के मतानुसार घग्गर और उसकी सहायक नदियों का दिशा परिवर्तन उस क्षेत्र में संस्कृति के अंत का मुख्य कारण रहा होगा। ये भी डेल्स ने कहा है। निश्चित ही नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बस्तियों में पीने और सिंचाई के लिए जल का अभाव हो गया होगा और यही उसके पतन का कारण बना। माधव स्वरूप वत्स ने भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि हड़प्पा नगर के पतन के लिए रावी नदी की दिशा परिवर्तन ही उसका मुख्य कारण था। आर्द्रता की कमी। घोष महोदय के अनुसार कुछ स्थानों पर आर्द्रता की कमी तथा भूमि की शुष्कता के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। सरस्वती नदी के सूखने के कारण इस क्षेत्र में रेगिस्तान का प्रसार हुआ और वहां के निवासी दूसरे स्थान पर चले गए। विद्वानों के अनुसार 3000 से 1800 ईसा पूर्व तक राजस्थान के प्रदेश में काफी आर्द्रता और हरियाली थी, परंतु उसके बाद वहां शुष्क जलवायु का प्रभाव बढ़ता चला गया। आज भी देखा जाए तो शुष्क जलवायु है, पर ये बताते हैं कि उस समय पर हरियाली थी, इसीलिए यहाँ पर काफी सारे व्यक्ति रहा करते थे। अब देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव। सुनियोजित नगर योजना आज भी आप देखते हैं। काल के क्षेत्र में प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव, धार्मिक जीवन पर प्रभाव। ये तीन चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। सुनियोजित नगर ये भी आप जानते हैं, बस इसको उत्तर देखना है कि किस तरीके से लिखना है दोस्तों। सुनियोजित नगर योजना आप समझने का प्रयास करिए, कनेक्ट करना है हमको। सुनियोजित नगर का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख देन है, वहीं से तो आई है। चौड़ी सड़कों का निर्माण देखते हैं ना आप, गंदे पानी के निष्कासन के लिए नालियों का निर्माण, आपके घरों में भी होंगे, जो गंदी नालियां हैं वहां से गंदा पानी निकल जाता होगा। नगरों में सफाई और रोशनी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार, विशाल स्टेडियम, देखा है, विशाल जलाशय आदि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। आज के भवनों, उद्यानों, स्नानागारों के निर्माण कला पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये क्यों बताया जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सुन लें। प्रश्न पूछा जाता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का
प्रभाव इनमें से कोई भी एक दे देंगे, कोई दो दे देंगे, कोई तीन दे देंगे और बोल देंगे बताइए आज के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव धार्मिक जीवन पर क्या पड़ा, बताइए। ठीक इस तरीके से प्रश्नों को दे दिया जाता है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। कला के क्षेत्र में प्रभाव, ये कला था दोस्तों, ये जो काल था ना वो कला है, ये कला है, ठीक है, इसको हटा दो, कला, इसको कला कर लीजिएगा। कला के क्षेत्र में प्रभाव, हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अनेक तत्वों ने भारतीय कला को प्रभावित किया। हड़प्पा सभ्यता काल में निर्मित दुर्गों और सुरक्षा प्राचीरों का बाद के कालों में अनुसरण किया गया। उस समय जो दुर्ग बन रहे हैं, जो प्राचीर बन रहे हैं, क्योंकि अपन ने चर्चा की थी तो प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था। जो पश्चिमी भाग था वो पूरी तरीके से दुर्गीकृत है, तो उन्हीं दुर्ग और किलों के जैसे हम आगे भी तो देखते हैं। अभी किलों का बहुत महत्व आ जाएगा दोस्तों। जब आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत तो किलों का ही महत्व है। वो किले एक तरीके से पूरी उनकी रक्षा किया करते हैं। तो ये सब किले जितने हैं वो सब कहाँ से आ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता से आ रहे थे। धीरे धीरे उनमें और अच्छा निर्माण होता चला गया। आप चोल काल में देखेंगे, है ना, और चालुक्यों में देखेंगे, ये सब उन्हीं के समय। चोल काल में आप जो उन मंदिरों को देखेंगे उनमें भी गुफाओं को काट काट के बनाए गए हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। तो कला के क्षेत्र में प्रभाव हमने देख लिया। सामाजिक जीवन पर प्रभाव, भारतीयों के सामाजिक जीवन पर आज भी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। हड़प्पा निवासी की भांति आज भी भारतीय स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते हैं। आज भी भारतीय स्त्रियां श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग करती हैं। हड़प्पा निवासी जिस प्रकार मृत का दाह संस्कार करते थे उसी प्रकार आज भी किया जाता है। आज भी हम करते हैं कि नहीं? बहुत सारे धर्मों में यदि देखा जाए तो जला देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दफना देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले चील और कौओं को खिला देंगे, फिर जो कुछ बचेगा कंकाल वगैरह उसको दफना देंगे। तो ये तीनों प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं, है ना, क्योंकि भारत विविध धर्मों का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो रहा करते हैं। अब देखिए आर्थिक जीवन पर प्रभाव, हड़प्पा निवासियों ने ही सर्वप्रथम कपास और धान की खेती शुरू की। उन्होंने ही मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारत के समुद्रिक व्यापार की नींव डाली। आज भी व्यापार होता है कि नहीं? उसके बाद भी व्यापार हुआ। अगर हम देखें तो जब हम वैदिक काल के बाद आते हैं, मौर्य काल में तो ये व्यापार बहुत ऊपर निकल गया था और गजब का व्यापार हुआ करता था। हाँ, ऋग्वैदिक काल में व्यापार की हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर आंतरिक रूप से तो होता ही था। उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे व्यापार शुरू होता है, पर नींव कहां पर धरी गई है? सिंधु घाटी सभ्यता में। धार्मिक जीवन पर प्रभाव, सबसे ज्यादा तो इसी पर पड़ा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव भारतीयों के धार्मिक जीवन पर देखा जा सकता है। हड़प्पा निवासियों की भांति आज भी भारतवासी शिव, मातृदेवी, तुलसी, पीपल आदि की पूजा करते हैं। हड़प्पा निवासी पशु पक्षियों तथा वृक्ष की पूजा करते थे। आज भी भारतवासी गाय, बैल, नाग, पीपल, तुलसी आदि की पूजा करते हैं कि नहीं? आपने घर पर देखी होगी। हड़प्पा सभ्यता की अग्नि वेदिकाओं से यज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा विकसित हुई। हड़प्पा निवासियों की भांति आज भी भारतवासी योग को महत्व देते हैं। शिव और शिवलिंग की पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, धूप दिया, मूर्तियों की पूजा आदि बातें हिंदू धर्म में हड़प्पा सभ्यता से ही आई हैं। तंत्र मंत्र के साथ आप ताबीज और टोना टोटका भी कर लीजिएगा, क्योंकि ताबीजें भी वहां पर मिली हैं। इन सब चीजों का प्रयोग आज भी होता है कि नहीं होता है? चले आते हैं आप भी किसी ना किसी बाबा जी के पास में, बाबा जी ताबीज दो यार, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो गजब की एक ताबीज दे देते हैं। अब सिलेक्शन हो कि नहीं हो वो एक अलग बात है ना, लेकिन ताबीज तो ले ही जाते हैं। तो ये सब चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से थी जो आज भी प्रचलित में। तो धार्मिक जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। निष्कर्ष क्या निकलेगा देखते हैं। आज भी कई मान्यताएं भारतीय समाज में सर्वमान्य रूप से प्रचलित हैं। सिंधु सभ्यता की खोज ने हमारे इतिहास को एक निरंतरता प्रदान की है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की प्राचीनता 3000 ईसा पूर्व तक स्थापित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से ही स्थापित होती है। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता नहीं होती और ये सब चीजें हमको नहीं मिलती, तो हम कहां से अनुमान लगाते? हम अनुमान लगाते कि नहीं यार, हमारी जो पूरी संस्कृति है वो कहां से आ रही है? ऋग्वैदिक काल से आ रही है। तो 1000 साल कम हो जाता या 1500 साल कम हो जाते कि नहीं? पर चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता बीच में आ गई तो इस वजह से हमारी संस्कृति और पुरानी हो गई, और जितनी पुरानी होती है उतनी गहरी और मजबूत हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राकृतिक स्वरूप, थोड़ा प्राकृतिक स्वरूप देखें। ये एक देसी सभ्यता है, विस्तृत सभ्यता है, बहु प्रजाति माने बहुत सारी प्रजातियां हैं। नगरीय सभ्यता है क्योंकि नगर जैसा हमें देखने में मिलता है। शांति मूलक सभ्यता है, ज्यादा युद्ध वगैरह देखने को नहीं मिलते।
है ना। नदी घाटी सभ्यता है क्योंकि नदियों के बगल में है। कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि कांसे का प्रयोग है। दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता है, इसका मतलब समझाता हूं। दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता यानी कि एक दीर्घ काल में इनकी संस्कृति का विकसित विकास हुआ है। दीर्घ काल में नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि कल के दिन संस्कृति बनी, आज सब लोगों ने देख लिया, कल नष्ट हो गई। कितनी पुरानी है आप देखिए, 2350 से लेके 1750 का उसका मुख्य काल माना जाता है। इसमें कितना समय है, और इसके पहले बनी होगी, फिर धीरे धीरे मिटी भी होगी। तो ये एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता है। स्वस्थ एवं प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक जीवन है। स्वस्थ है, प्रगतिशील यानी धीरे धीरे प्रगति भी कर रहे हैं, तो स्वस्थ एवं प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक जीवन है। तो ये इसका प्राकृतिक स्वरूप है। एक एक को खोलते हैं। देसी सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक देसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी उत्पत्ति एवं विकास एक क्रमिक सांस्कृतिक प्रक्रिया थी। क्रमिक यानी धीरे 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 क्रम से पहले ये विकास हुआ, फिर ऐसे देखिए, ऐसे समझिए। क्रमिक का मतलब क्या होता है, इस तरीके से विकास हो रहा है, ये विकास है ना, ये थी। और यह क्रमिक विकास देसी संस्कृति की कोख से हुआ, देसी संस्कृतियों से मिलकर बना है। पहले वाला जब आप वीडियो देखेंगे, क्लास देखेंगे, तो वहां पर पूरी अपन ने चर्चा की है कि किस प्रकार से अन्य अन्य संस्कृतियों से मिलकर धीरे धीरे ये जो संस्कृति थी ये डेवलप हुई और सामने हमारे सिंधु घाटी सभ्यता आई। विस्तृत सभ्यता यानी कि भौगोलिक क्षेत्रीय दृष्टि से काफी विस्तृत है, विशाल है। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता अति विस्तृत थी। इसका क्षेत्र मिस्र एवं मेसोपोटामिया से कई गुना था। कार्यक्रम की दृष्टि से भी सभ्यता दीर्घजीवी थी, जो लगभग 4000 वर्षों तक कायम रही। परवर्ती काल से वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के बहुत सारे तत्व आज भी प्रभावमान हैं। परवर्ती काल से वर्तमान तक, इसका मतलब समझिए, परवर्ती काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के जो काल होंगे, तो परवर्ती काल से लेके वर्तमान तक आज भी सिंधु सभ्यता के बहुत सारे तत्व विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व नष्ट हो गए हों, बिल्कुल नहीं हुए। जाति प्रथा क्या नष्ट हुई? माफ करिए, जाति प्रथा, जैसे कि माफ करिए, जाति प्रथा यहां पर बोल दिया हूं। जैसे कि अगर देखा जाए जो पूजा पद्धति है धार्मिक प्रभाव में, पूजा पद्धति क्या समाप्त हुई? नहीं हुई, है ना। प्राकृतिक की जो पूजा है वो समाप्त हुई? नहीं हुई। शिव की जो पूजा है समाप्त हुई? नहीं हुई। हर एक काल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वही है, वो बोलते समय में जाति शब्द आ गया, वो जाति नहीं, उस समय प्रकृति पूजा निकालना था, लेकिन जाति आ गया। ठीक है, तो जाति नहीं है, याद रखिएगा। बहुप्रजाति सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक बहुप्रजाति सभ्यता थी, जिसमें अल्पाइन है, मंगोलियन है, भूमध्य सागरीय है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है जैसी प्रजातियों का निवास था। आज भी बहुप्रजाति सभ्यता है कि नहीं? देख लीजिए, बहुत सारी प्रजाति के लोग और जाति के लोग रहा करते हैं। नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। नगरीय संस्कृति के सभी तत्व मौजूद थे। खास बस्तियों की मौजूदगी, आबादी का संकेंद्रण, जटिल सामाजिक आर्थिक संगठन, शिल्प विशेषीकरण, विपुल नागरिक प्रबंधन। बिना इस तरीके के नागरिक प्रबंधन किस तरीके से हो सकता है? गजब का नागरिक प्रबंधन रहा होगा। शांति मूलक सभ्यता। उद्योग धंधों का विकास है, व्यापार वाणिज्य का विस्तृत ढांचा है, कई प्रजातियों का शहर है, अस्तित्व, उत्खनन से प्राप्त औजारों की प्रकृति सिंधु सभ्यता को एक शांति मूलक सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर कैसे शांति हो रही है स्थापित? उद्योग धंधों का विकास। आप देखिए कि जहां पर लड़ाइयां होंगी, जहां पर आदमी लोग एक दूसरे को मारेंगे, वहां उद्योग धंधों का विकास होगा? कभी नहीं होता, होगा बहुत कम। व्यापार वाणिज्य होगा? नहीं हो सकता। कई प्रजातियों का शहर अगर है और उसके बाद लड़ाई है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अस्तित्व का एक तरीके से उत्खनन से प्राप्त औजार की प्रकृति। जो हमने औजार देखे हैं वो ज्यादा खतरनाक थोड़ी ना है। तलवार कोई बड़ी नहीं मिली है, छोटी छोटी आरी है, जिसको कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि ये तलवार है। इस प्रकार के कोई औजार भी नहीं मिले। युद्ध वाले धनुष बाण तो बिल्कुल भी नहीं है। बाण के छोटे छोटे से जो नुकीले हैं बस वो अकेले मिले हुए हैं, धनुष नहीं है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं मिली, तो हम अंदाज लगाते हैं कि ये शांति मूलक सभ्यता रही होगी। नदी घाटी सभ्यता, तो इसमें तो आप लोग लिख ही देंगे। सिंधु सभ्यता का पोषण नदियों की गोद में हुआ। इसके अधिकांश नगर नदियों के किनारे विस्तृत हुए। सिंधु नदी क्षेत्र में जैसे ही नदियों के मार्ग में परिवर्तन आया, वैसे ही सभ्यता में हास के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अर्थात जिन नदियों की गोद में यह सभ्यता पली है, उस गोद से मुक्त होते ही जाते ही यह सभ्यता अपने पतन की ओर उन्मुख होती चली गई, है ना। जैसे ही नदियां विलुप्त हुई, जैसे सरस्वती नदी हो गई, अन्य नदियों ने मार्ग बदले, तो ये सभ्यता भी धीरे धीरे पतन की ओर जाती गई या पतनोन्मुख हो गई। कांस्य युगीन सभ्यता।
जिस काल में तांबे का प्रयोग हो रहा था, हड़प्पा वासियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच का परिचय देते हुए कांसे का प्रयोग कर विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया और एक अनूठी सभ्यता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। क्लियर? अब ये देखिए लिखने का जो तरीका है कितने बेहतरीन ढंग से उन्होंने इसको प्रस्तुत करा। नॉर्मल अगर देखा जाए तो एक लाइन में ये बात खत्म हो जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, पर यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, जिस काल में तांबे का प्रयोग हो रहा था, हड़प्पा वासियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच का परिचय देते हुए कांसे का प्रयोग कर विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया। यही किताबी भाषा है दोस्तों, इसीलिए इसको आपके सामने ले आना जरूरी होता है। व्यवहारिक में तो आप समझ जाएं, पर लिखेंगे कैसे उसके लिए। स्वस्थ एवं प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक जीवन। सिंधु जनों का दृष्टिकोण आडंबर से मुक्त था। आडंबर का जो मतलब होता है सही, वो सिर्फ पूजा पद्धति से नहीं होता। आडंबर का जो सही वास्तविक मतलब है वो है दिखावटीपन। यह बात उनके भवन निर्माण से स्पष्ट होती है। उन्होंने अपने निर्माण में सुंदरता से ज्यादा उपयोगिता को महत्व दिया। किसका? उपयोगिता को महत्व दिया। ये बात है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी आप भवनों को देखेंगे, वहां विलासिता, सुंदरता, इन पर ज्यादा महत्व नहीं है, सुविधाओं पर ज्यादा महत्व है। कैसे? जब आप देखते हैं कि घर बने हुए हैं, पानी की बेहतरीन व्यवस्था बनी हुई है ना, पर घरों के आगे कोई सजावट जैसी चीज नहीं है, सभी घर एक जैसे बने हुए हैं। सुंदरता नहीं, सुविधा महत्व है। इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, सुंदरता से ज्यादा उपयोगिता को महत्व दिया। विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास को मानने वाले लोगों की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है कि समाज में सहिष्णुता एवं वसुदेव कुटुंबकम की भावना रही होगी। बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, लेकिन इससे क्या एक तरीके से क्या निकलेगा देखने में, कि जब हमें लड़ाइयां देखने को नहीं मिलती, अन्य कोई चीजें नहीं दिखती जिससे समझ में आता कि ये लोग आपस में लड़ते होंगे, तो पक्का समाज में सहिष्णुता और वसुदेव कुटुंबकम की भावना रही होगी। सहिष्णुता का मतलब तो आप जानते ही, टॉलरेंस, यानी कि अपने जो विचार हैं उनको एक तरीके से दबाव पूर्वक या जबरदस्ती किसी के ऊपर ना थोपना। मैं बढ़िया हूं, मेरी संस्कृति बढ़िया है, आप भी बढ़िया हैं, आपकी बढ़िया है, पर एक दूसरे के जो विचार हैं उनको मानना। आपके विचारों को खुद के तो मान ही रहे हैं, आपके भी मानेंगे, पर ऐसा नहीं कि अपने विचारों को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दें। यही कहलाती है सहिष्णुता। बीच में ये शब्द काफी चला था, है ना। तो ये लोग किसको? सुंदरता से ज्यादा उपयोगिता को महत्व देते थे। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभाव, इसको देख लेते हैं। और आज अपनी ये लास्ट स्लाइड है और आज से अपना सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्लास आएगी, वो आएगी अपनी वैदिक सभ्यता पर। ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव है? हड़प्पा कालीन धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं का परवर्ती कालों पर व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। परवर्ती काल का मतलब होता है हड़प्पा काल के बाद के फिर जितने भी काल आ गए वो सभी परवर्ती काल कहलाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख देते हैं परवर्ती काल पर, तो बार बार बोलना नहीं पड़ेगा ना, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सबको नहीं बोलना, सीधा परवर्ती काल पर व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सैंधव जन प्रकृति पूजक थे। आगे भी आर्यों में प्रकृति पूजा, अग्नि का महत्व, स्नान का महत्व, स्वास्थ्य की पूजा जो सैंधव काल में प्रस्तुत थी, परवर्ती काल में भी रही। ये आप देखेंगे। अभी आ रहा है अपन आ रहे हैं वैदिक काल पर, उसमें देखेंगे कि शुरुआत में तो ऋग्वैदिक काल के पूरे प्रकृति की पूजक हैं, सभी प्रकृति की पूजा करते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में भी प्रकृति की ही पूजा होगी, पर कुछ मायने बदल जाएंगे। हड़प्पा से प्राप्त योगी जी की जो मूर्ति है वो पतंजलि के योग शास्त्र का वर्तमान भारत के योग के आधार का सूत्र बनाती है कि नहीं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति परवर्ती काल में शंकर महेश की पूजा का आधार है। बिल्कुल आधार है भाई, अगर उस समय पर नहीं की जाती तो बाद के काल में कैसे हो पाती? तो वो एक तरीके से आधार है, वहीं से शुरुआत हुई है। जैसे कि लिंग पूजा आज भी होती है, नाग पूजा, व्रत पूजा, बलि तथा ताबीज का प्रयोग आदि तो हड़प्पा संस्कृति से ही आए हुए हैं। सवाधान की पद्धतियां, दफनाना, दाह कर्म भी सिंधु सभ्यता से ली गई हैं। परवर्ती महापाषाण काल में खाद्यान्न, हथियार, उपकरण, शव दफनाने की जो प्रथा रही है वह भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परवर्ती हिंदू संस्कृति का शायद ही कोई आयाम ऐसा रहा हो जिसे हड़प्पा संस्कृति ने प्रभावित ना किया हो। अब एक शब्द और आप लास्ट में लिख सकते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष के रूप में
इस प्रकार हम देखते हैं कि परवर्ती हिंदू संस्कृति का शायद ही कोई आयाम है जिसे हड़प्पा संस्कृति ने प्रभावित ना किया हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। या तो डायरेक्ट प्रभावित किया है या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। क्लियर? तो आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में अब हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। आर्यों का भारत पर आगमन होगा। कुछ लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण होगा, पर वो दरअसल आगमन है। और उसके बाद में एक नई संस्कृति निकलेगी जहां से वैदिक संस्कृति आएगी, और वैदिक संस्कृति से हम फिर क्रमशः बढ़ते हुए आगे आगे चलेंगे, जहां पर हम मौर्य काल पर आएंगे, बीच में सूत्र काल भी आएगा, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, इस तरीके से सब आते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।